Brought to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K toothpaste for sensitive teeth. They said, take a look at what happened. तड़ 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 की आवाज और फिर अफरा तफरी, सीक्रेट सर्विस की घेराबंदी और उस घेरे से एक हाथ और एक चेहरा बाहर निकलता है। कनपटी पर लाल रंग की रेखाएं तैरती हैं और तभी वो मुट्ठी बींच करके 3 बार कहता है, फाइट फाइट फाइट। वो तस्वीर कैमरों के साथ साथ इतिहास के पन्ने पर भी चस्पा हो जाती है। उस व्यक्ति को दुनिया डोनाल्ड जॉन ट्रंप के नाम से जानती है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अगले राष्ट्रपति चुनाव में जीत के सबसे प्रबल दावेदार। 13 जुलाई की शाम ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क का पड़ोसी राज्य है, अमेरिका के पूरब में बसा है। पेंसिल्वेनिया को स्विंग स्टेट में से एक माना जाता है, ऐसा स्टेट जो कभी डेमोक्रेट्स और कभी रिपब्लिकन पार्टी को जिताता रहता है। जैसे 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को जीत मिली, 2020 में यह स्टेट जो बाइडेन के खाते में गया था। स्विंग स्टेट्स पर नेताओं का ध्यान सबसे ज्यादा रहता है, ट्रंप का भी है। फिर भी उनको रैली तक पहुंचने में घंटे भर की देरी हो गई। इसके बावजूद भीड़ अपनी जगह से नहीं हिली, और नहीं हिला था वो हमलावर जिसके सिर पर जान लेने का भूत सवार था। जैसे ही ट्रंप ने भाषण देना शुरू किया, हमलावर सतर्क हो गया। थोड़ी ही देर बाद गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। ट्रंप ने पहले अपना दायां कान पकड़ा, फिर नीचे झुके और मंच पर लेट गए। तब तक सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स एक्टिव हो चुके थे। उन्होंने तुरंत संदिग्ध शूटर को मार गिराया। कुछ एजेंट्स ट्रंप को घेरे में लेकर के बाहर ले गए, फिर उनको अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय बाद उनको छुट्टी दे दी गई अस्पताल से। होने को तो कहानी यहीं पर खत्म भी हो सकती थी, मगर ये इतना आसान नहीं था। हत्या की कोशिश उस शख्स की हुई थी जो 4 बरस पहले अमेरिका का राष्ट्रपति था और 4 महीने बाद फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को छुट्टी कैंसिल कर व्हाइट हाउस लौटना पड़ा। उन्होंने ट्रंप से फोन पर बात की, फिर देश के नाम उन्होंने संबोधन किया। बोले कि माहौल गर्म हो गया है, हमें ठंड रखने की जरूरत है। My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. And to remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors. We're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we're fellow Americans. We must stand together. राष्ट्रपति बाइडेन शांति की अपील कर रहे हैं, मगर असली सवाल तो यह है कि क्या कोई उनकी सुनेगा। तो आज हम जानेंगे कि ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद क्या क्या पता चला है, सीक्रेट सर्विस की स्क्रूटनी की बात क्यों हो रही है, और अमेरिका की राजनीति में, अमेरिका के चुनाव में क्या क्या बदल सकता है इस घटना के बाद। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात होगी डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की। एक नजर टाइमलाइन पर। तारीख 13 जुलाई 2024, शाम के 6:02 पर डोनाल्ड ट्रंप माइक पकड़ते हैं। तब भारत में रात के 3 बज रहे थे। उनके भाषण की शुरुआत अवैध शरणार्थियों के मुद्दे से होती है। वो दावा करते हैं कि उनके समय में अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग्स कम थी, बाइडेन के कार्यकाल में वो संख्या बढ़ रही है। वो कहते हैं कि हमारे देश का क्या हाल कर दिया है। वो अपनी लाइन पूरी कर पाते उनको झटका सा लगा, कोई चीज उनके दाएं कान को छूती हुई तेजी से निकली। ट्रंप ने अपना कान पकड़ा और नीचे झुक गए। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने तुरंत उनको अपने घेरे में ले लिया। एक एजेंट ने कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ से आवाज आई, शूटर इज डाउन। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मुट्ठी भींचते हैं, भीड़ चिल्लाती है यूएसए यूएसए, और फिर ट्रंप को पास के अस्पताल में भर्ती किया जाता है। 6:42 अमेरिका में, अमेरिका की शाम का समय, सीक्रेट सर्विस बयान जारी करती है, कहती है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप सेफ हैं। 8:13 पर जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति हमले की निंदा करते हैं, कहते हैं कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And so
And I want to thank the Secret Service. 8:42 पर हमले के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन आता है। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि सीक्रेट सर्विस और पुलिस को शुक्रिया, हमले में जिसकी मौत हुई उसके लिए संवेदनाएं और जो घायल हुए उनकी सलामती की प्रार्थना करता हूं। यह आश्चर्यजनक है कि हमारे देश में ऐसी चीज हो सकती है। रात के 12 बजे ट्रंप का प्लेन न्यू जर्सी के नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होता है। हमले के बाद ट्रंप का पहला वीडियो बाहर आता है, उसमें वो सामान्य दिखते हैं। और क्या क्या पता चला है। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृत शख्स का नाम था कोरी कॉम्परटोर, उम्र 50 बरस। वो बटलर में फायर डिपार्टमेंट के चीफ रह चुके थे। उन्होंने अपने परिवार की जान बचाने के लिए अपना शरीर आगे कर दिया था। इसके अलावा 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज अभी चल रहा है। हमले की जांच की जिम्मेदारी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI को मिली। 14 जुलाई को उन्होंने अपनी शुरुआती जांच के नतीजे सामने रखे। पता चला कि संदिग्ध हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स था, उम्र 20 साल। वो एक नर्सिंग सेंटर के किचन में काम करता था। उसका घर हमले वाली जगह से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। क्रुक्स 2022 में हाई स्कूल से पास हुआ। लोकल अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पढ़ाई में अच्छा था। उसको मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स के लिए इनाम मिला था। हालांकि उसके क्लासमेट्स का कहना है कि उसको स्कूल में बुली किया जाता था, इसलिए वो सबसे अलग थलग रहता था। वोटर रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्रूक्स ने रिपब्लिकन पार्टी की सदस्यता ले रखी थी। डोनाल्ड ट्रंप भी इसी पार्टी से हैं। क्रूक्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े एक संगठन को डोनेशन भी दिया था। 2023 में उसने एक लोकल शूटिंग क्लब ज्वाइन किया था। वहां वो लंबी दूरी का निशाना लगाने का अभ्यास करता था। 13 जुलाई की शाम उसने लगभग 150 मीटर की दूरी से गोली चलाई थी डोनाल्ड ट्रंप पर। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक जिस हथियार का इस्तेमाल हमले में किया गया वो क्रूक्स के पिता ने खरीदा था। FBI को उसकी गाड़ी में कुछ संदिग्ध चीजें भी मिली, जिसके बाद बम डिफ्यूजल टीम को बुलाया गया। हमले का मकसद क्या था, इसको लेकर के कोई जानकारी अब तक बाहर नहीं आई है। FBI ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि मोटिव के बारे में कुछ पता नहीं चला है। क्रूक्स के पिता का कहना है कि उनका बेटा ये देखने की कोशिश कर रहा था कि वहां क्या चल रहा है, इसी बीच उसको गोली मार दी गई। उन्होंने इसके अलावा कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। ये तो हुई हमले की पूरी कहानी। अमेरिका में अब क्या चल रहा है? सबसे ज्यादा बहस सीक्रेट सर्विस पर हो रही है। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती है। डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी भी वही संभाल रही थी। सीक्रेट सर्विस। सीक्रेट सर्विस की कहानी क्या है? स्थापना हुई थी जुलाई 1865 में वित्त मंत्रालय के अधीन। इनका काम फेक करेंसी, फेक स्टैंप और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले फ्रॉड्स को रोकना था। फिर 1894 का साल आया। सीक्रेट सर्विस कुछ जुआरियों को ट्रेस कर रही थी। उसी दौरान उनको तत्कालीन राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड की हत्या की साजिश का पता चला। तब एजेंसी ने राष्ट्रपति को सुरक्षा दी। सितंबर 1901 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति विलियम मैकिनले को गोली मार दी गई थी। वो तीसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए हत्या हुई थी। उनसे पहले 1881 में जेम्स गारफील्ड, 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या हुई थी। मैकिनले की हत्या के बाद संसद ने सीक्रेट सर्विस से मदद मांगी। आखिरकार 1902 से अमेरिका के राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस की सुरक्षा का जिम्मा उन्होंने संभाल लिया। आर्थिक अपराधों की जांच की जिम्मेदारी उनके पास बनी रही। अभी क्या स्थिति है? सीक्रेट सर्विस में लगभग 3200 स्पेशल एजेंट्स हैं। 1300 से अधिक वर्दीधारी गार्ड्स व्हाइट हाउस, ट्रेजरी बिल्डिंग और विदेशी दूतावासों की सुरक्षा करते हैं। 2000 से ज्यादा लोग टेक्निकल काम संभालते हैं। सीक्रेट सर्विस किनको सुरक्षा देती है, किन्हें मुहैया कराती है? अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनकी गैर मौजूदगी में संबंधित पद पर बैठने वाले लोगों और उनके परिवार वालों को, पूर्व राष्ट्रपति और उनके पार्टनर को भी। अगर पार्टनर दूसरी शादी कर ले तो सुरक्षा हटा ली जाती है। पूर्व राष्ट्रपति के बच्चों को भी ये सुरक्षा मिलती है 15 बरस की उम्र तक। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के संभावित दावेदारों और उनके पार्टनर्स को भी ये सुरक्षा मिलती है। अमेरिका के दौरे पर जाने वाले विदेशी नेताओं को भी होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से तय कार्यक्रमों को ये सुरक्षा मिलती है, और वैसे लोगों को जिन्हें सुरक्षा देने का आदेश राष्ट्रपति की तरफ से आए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सिक्योरिटी के लिए एजेंट्स तय होते हैं। वे दोनों सुरक्षा लेने से मना भी नहीं कर सकते हैं। बाकी लोग चाहें तो ना कह सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपतियों को सुरक्षा देने के लिए 1958 में फॉर्मर प्रेसिडेंट्स एक्ट पास किया गया था। 1965 से उन्हें आजीवन सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा मिलने लगी। 1994 में बिल क्लिंटन ने आजीवन वाला नियम हटा करके लिमिट तय कर दी पद छोड़ने के 10 बरस बाद तक। 2012 में बराक ओबामा ने लाइफ टाइम प्रोटेक्शन वाला नियम फिर से वो लेकर के आए, उसे बहाल कर दिया।
डोनाल्ड ट्रंप का मामला गंभीर क्यों है? ये वाला जो केस है, ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति तो हैं ही साथ वो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के संभावित उम्मीदवार भी हैं, फ्रंट रनर कहे जाते हैं। प्री इलेक्शन पोल्स में उनको बढ़त दिख रही है, ऐसे में उनकी सुरक्षा काफी जरूरी हो जाती है। ट्रंप पर हमले के बाद सीक्रेट सर्विस पर कई आरोप लगे। कहा गया कि जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में ढील दी गई, कम संख्या में एजेंट्स को मौके पर तैनात किया गया। सीक्रेट सर्विस ने इन आरोपों का खंडन किया है। हालांकि संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने सीक्रेट सर्विस की मुखिया किम्बरली सीटल को समन भेजा है। 22 जुलाई को सदन की एक कमेटी उनसे पूछताछ करेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति बाइडेन ने एजेंसी की स्वतंत्र समीक्षा कराने का वादा भी किया है। अब एक और जरूरी सवाल, हमले का अमेरिका की राजनीति पर कैसा असर पड़ सकता है? अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव हैं। वहां 2 पार्टियों के बीच टक्कर चलती है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अभी राष्ट्रपति हैं, वो इस बार के चुनाव में भी दावेदारी पेश कर रहे हैं फिर से, मगर उम्र और खराब फिटनेस ने उनके लिए मुश्किलें पैदा की हैं। 27 जून की प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद उनकी उम्मीदवारी पर सवाल भी उठ रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर उनको हटाने की मांग भी चल रही है। पार्टी के कई सांसदों ने उनसे नाम वापस लेने की अपील की है और बाइडेन ने इससे इनकार किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिद्वंदी है रिपब्लिकन पार्टी और उसके संभावित उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप। 15 जुलाई से विस्कॉन्सिन में रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन शुरू हो रहा है। इसी में उनके नाम पर औपचारिक मोहर लगेगी। हमले में घायल होने के बावजूद वो इसमें शामिल हो रहे हैं। उनका भाषण 18 जुलाई को होना है। अभी तक ट्रंप ने बाइडेन की फिटनेस को सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा था। हमले के बाद वो सुरक्षा में नाकामी का मसला भी जोर शोर से उठाएंगे। उनके पास ये कहने का मौका है कि अगर सरकार एक पूर्व राष्ट्रपति को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो आम लोगों का क्या होगा। ट्रंप के करीबी लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू भी कर दिया है। हमने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से पूछा कि क्या रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को चुनावी मुद्दा बना सकती है और अगर हां तो इसका असर क्या हो सकता है। देखिए, आज से रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन शुरू होने वाला है और हमें इसका पूरा एक जो आने वाले कैंपेन जो होगी ट्रंप की, उसका एक पूरा हमें एक ट्रेलर दिखने को मिलेगा अगले 4 दिनों में। ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है, उस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद एक इंटरव्यू दिया उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को। उन्होंने कहा कि दिस चेंजेस एवरीथिंग और हमें देखने को मिलेगा शायद एक ऐसे ट्रंप कैंडिडेट जो बदले हुए हैं, लेकिन बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की और कैंपेन की ये कोशिश पूरी होगी कि इस मुद्दे को जो है सेंट्रल बनाया जाए और इसके साथ साथ जितने भी इंडिपेंडेंट या जो वोटर्स हैं उन्हें कन्विंस किया जाए। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि कल मेरी एक रिपब्लिकन कैंपेन में एक एडवाइजर है, उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, इससे पहले, इस हमले से पहले रिपब्लिकन पार्टी 2 फैक्शन में बटी हुई थी, एक ओल्ड कंजर्वेटिव और एक मागा कैंप। इस हमले के बाद से अब जो है ये पूरी तरह से एक ही फैक्शन हो गया, मतलब पूरी तरह से ट्रंप की पार्टी बन गई है और ये हमें जरूर देखने को मिलेगा अगले 4 दिनों में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में। तो मुझे लगता है कि कैंपेन के जो जो भी स्ट्रैटेजी है उसमें जरूर इसे सेंट्रल बनाने की कोशिश की जाएगी और हम ये देखेंगे अगले 3-4 दिनों में कि किस तरह से उसे वो यूज करते हैं या उसका मिस यूज करते हैं। एक और बात, ट्रंप पर हमले के बाद बहुत सारे न्यूट्रल वोटर्स ने भी वोटिंग पैटर्न तय कर लिया होगा। अमेरिका में अधिकतर वोटर्स का राजनीतिक झुकाव पहले से तय होता है। कुछ वोटर्स अंतिम समय पर विकल्प चुनते हैं, उनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट्स कहते हैं। गैलप पोलिंग सर्वे के मुताबिक 2023 में ऐसे लोगों की संख्या 43% थी। इनमें से बहुत सारे लोगों का सिंपैथी वोट ट्रंप को जा सकता है। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि क्या ट्रंप को सिंपैथी वोट का फायदा मिल सकता है और ये राष्ट्रपति चुनाव को कैसे बदल सकता है, कैसे प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप को सिंपैथी वोट का फायदा 100% मिलेगा। देखिए, हम जो बात कर रहे थे कि काफी रिपब्लिकन कैंडिडेट्स भी ऐसे थे, कैंडिडेट्स नहीं सॉरी, काफी रिपब्लिकन समर्थक भी ऐसे थे जो डोनाल्ड ट्रंप को से दूरी बनाना चाहते थे, लेकिन अब इस हमले के बाद किसी ने भी डोनाल्ड ट्रंप से दूरी नहीं बनाई है। सारे के सारे यूनाइटेड हो गए। उन्होंने पूरी पार्टी को जो है इस असैसिनेशन अटेम्प्ट ने यूनाइट कर दिया है। जो स्विंग वोटर्स हैं जिनकी हम हमेशा बात करते हैं, उनके लिए भी एक स्टार्क इमेज देखने को मिली कि एक ऐसा प्रेसिडेंट उन्हें देखने को मिला, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उन्हें देखने को मिला जो बहुत स्ट्रांग है। वो जो इमेज है जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वो इमेज आई थिंक इट हैज गॉन थ्रू एवरीबडी। हम अमेरिका में हर अखबार ने उस इमेज को छापा है और जो इंडिपेंडेंट वोटर्स है उनको भी एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है जो बाइडन और हो सकता है भावी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो बिल्कुल अभी से अगेन 4 महीने हैं,
लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों ने अपना मन बना लिया है, उसमें इंडिपेंडेंट वोटर्स भी हैं, और शायद उन्होंने भी अपना मन जो है डोनाल्ड ट्रंप के प्रति बना लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों और समर्थकों ने यह कहना शुरू किया है कि एक लॉबी है जो उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर नहीं देखना चाहती। उसी लॉबी ने हत्या की साजिश रची। अमेरिकी अखबारों में लिखा जा रहा है कि इस घटना ने राजनीतिक हिंसा को खाद पानी दे दिया है। क्या आने वाले दिनों में अमेरिका में राजनीतिक हिंसा बढ़ सकती है? देखिए, अमेरिका में जनवरी 6 के पहले से मुझे याद है 2020 में हम जब ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रही थी, उसमें हमने वायलेंस देखी थी, राइटिंग देखी थी। हमने हमेशा से कोई ना कहीं किसी ना किसी आई थिंक तरीके से इसे हमेशा देखा है कि अमेरिका में इस तरह की चीजें होती है। मुझे याद है जिस दिन जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे 2017 में, जिन्होंने शपथ ली थी, सॉरी इलेक्शन जिस दिन वो जीते थे, उसके अगले दिन थोड़ी बहुत राइटिंग्स डेमोक्रेटिक स्टेट्स में भी हुई थी। तो मुझे लगता है कि अगर तो इस चुनाव में अगर अब कोई ट्विस्ट ना हो और अगर ये जिस तरह से जा रहा है, तो मुझे संभावनाएं कम दिखती है। लेकिन क्योंकि ऐसे काफी लोग हैं जो ट्रंप ऑर्बिट से ताल्लुक रखते हैं और आसपास में, और इस तरह की थेरीज वो फैला रहे हैं कि ये एक साजिश थी और इसमें काफी लोग इन्वॉल्व है, आई थिंक ये सारी चीजें एक रिस्पॉन्सिबल लीडर को नहीं करनी चाहिए या लीडर्स को नहीं करनी चाहिए। और इसमें सबसे सबसे पहला एग्जांपल मैं दूंगा डोनाल्ड ट्रंप का। उन्हें 2-3 मौके मिले, उन्हें तीन स्टेटमेंट दिए, एक इंटरव्यू दे चुके हैं, उसके बावजूद उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की, उन्होंने यूनाइट करने की बात की। तो कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं वो इस तरह की थेरीज फैला रहे हैं। हमने कल देखा जो बाइडेन ने कहा वो इंडिपेंडेंट जो है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठा रहे हैं इसमें देखने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो लोगों को रुकना चाहिए, और अगर काफी ऐसे ट्रंप ऑर्बिट के लोग अगर इस तरह की राइट विंग थेरीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू, तो मुझे लगता है कि हिंसा होने के चांसेस बिल्कुल संभव है। हमने देखा है कि जनवरी 6 जो था वो जब प्लान किया गया था, उसकी प्लानिंग 1 महीने में नहीं हुई थी। क्यू करके एक कोई क्यू एन एन मूवमेंट थी, उसे इंटरनेट ने हवा दी थी, और उसके बाद सब लोग एकत्रित हुए और उन्होंने उस तरह का अटैक किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल क्लास है एक यूनाइटेड स्टेट्स में, वो चाहता है कि देश यूनाइट हो, लेकिन एक जो एक्सट्रीमिस्ट व्यू वाले जो लोग हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनका जो मेगाफोन है वो बहुत बड़ा है, स्पेशली ट्विटर के माध्यम से और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनके ट्रैप में काफी लोग फंस जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। और मुझे लगता है कि इसकी होने की संभावना है, बट अगेन द ओनस फॉल्स ऑन डोनाल्ड ट्रंप। अगर वो इस तरह का स्पीच दे दे गुरुवार को रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में कि इसकी जांच होनी चाहिए, और वो बार बार कह रहे हैं कि सीक्रेट सर्विस को थैंक करते हैं, तो मुझे लगता है कि पीपल विल फॉलो हिज लाइन। अब अमेरिका में राजनीतिक हिंसा का इतिहास भी जान लेते हैं। अमेरिका में अब तक 4 राष्ट्रपतियों की पद पर रहते हुए हत्या हो चुकी है। 1865 में अब्राहम लिंकन, 1881 में जेम्स गारफील्ड, 1901 में विलियम मैकिनली जिनके बारे में पहले बताया, और 1963 में जॉन एफ कैनेडी। कैनेडी की हत्या के बाद राष्ट्रपति को खुली गाड़ी में घूमने पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा कई राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। सबसे खतरनाक अटैक मार्च 1981 में रोनाल्ड रीगन पर हुआ था। गोली ने रीगन के फेफड़े को चीर दिया था। उनको 12 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। इस दौरान कुछ समय के लिए तत्कालीन विदेश मंत्री अलेक्जेंडर हेग ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली थी, क्योंकि तब के उपराष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश और निचले सदन के स्पीकर वॉशिंगटन में नहीं थे। पिछले 43 वर्षों में किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति पर ऐसा हमला नहीं हुआ, मगर 13 जुलाई की घटना ने फिर से इतिहास बदल दिया। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी है नेपाल से। खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, KP शर्मा ओली ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह ली है। दिलचस्प तथ्य यह है कि कुछ दिन पहले तक प्रचंड ओली के समर्थन से ही सरकार चला रहे थे, मगर 4 जुलाई को उन्होंने समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। उससे पहले 2 जुलाई को ओली ने प्रचंड से मुलाकात की, उन्हें नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के साथ हुई डील के बारे में बताया और उनसे इस्तीफा देने की अपील की, मगर प्रचंड ने मना कर दिया। उन्होंने ओली पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप भी लगाया। प्रचंड ने कहा कि वो संसद जाना पसंद करेंगे। 12 जुलाई को विश्वासमत प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें प्रचंड बहुमत हासिल नहीं कर पाए, उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद राष्ट्रपति ने ओली को सरकार बनाने का न्योता दिया।
ओली ने 166 सांसदों के समर्थन वाली चिट्ठी दिखाई। बहुमत का आंकड़ा है 138। नेपाली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा सरकार का लगभग 30 महीने का कार्यकाल अभी बचा हुआ है। शुरुआती 18 महीने ओली और बाकी टाइम देउबा पीएम की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी शेयर करेंगे, संभालेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केपी शर्मा ओली को बधाई दी है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि हम साथ मिलकर दोस्ती का रिश्ता मजबूती से निभाएंगे, मजबूत बनाएंगे। भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी बधाई संदेश भेजे हैं। अब केपी शर्मा ओली की कहानी भी जान लेते हैं। तारीख 22 फरवरी 1952, नेपाल के तेहराथुम में मोहन प्रसाद ओली और मधुमाया के घर एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया खड्ग प्रसाद शर्मा ओली। ओली जब 4 साल के थे तब उनकी मां का चेचक से निधन हो गया। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी राम माया ने की। ओली स्कूल में फुटबॉल और शतरंज के शौकीन थे। ये खेल खेला करते थे और सबको खेलने के लिए मनाते भी थे। स्कूल में ही कविताओं से भी उनका जुड़ाव हुआ। बचपन में ही उनकी मुलाकात कम्युनिस्ट नेता रामनाथ दहल से हो गई। 1963 में उनके साथ वो झापा चले गए। नेपाल का एक जिला है, वहाँ उनका साबका मार्क्स और लेनिन से हुआ। मार्क्स के लिखे का उनके जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। वो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करने लगे। पार्टी के लिए वो जेल भी गए। फिर 1990 का साल आया। नेपाल को लोकतांत्रिक देश बनाने की जद्दोजहद शुरू हुई। इसके बाद नेपाल में संवैधानिक राजशाही वाली व्यवस्था आई। इस आंदोलन ने केपी शर्मा ओली को नेपाल में लोकप्रिय बना दिया। 1991 में वो पहली बार झापा से सांसद बने। 1994 में वो फिर से संसद पहुंचे। उन्हें मनमोहन अधिकारी की सरकार में गृह मंत्री बनाया गया। 2006 में वो गिरिजा प्रसाद कोइराला की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। बाद में विदेश मंत्री भी वो बने। अक्टूबर 2015 में पहली बार वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। उनको पीएम की कुर्सी मिली और उनके पीएम बनने से पहले भारत और नेपाल के बीच रिश्ते पूरी तरह बिगड़ चुके थे। हुआ यह था कि सितंबर महीने में नेपाल ने अपने संविधान में बदलाव किए थे। नेपाल की मधेसी और धारू जातियों ने इसका विरोध किया और जब प्रदर्शन हिंसक हुए तो भारत ने चिंता जताई थी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एस जयशंकर को विशेष दूत बना करके नेपाल भेजा। जयशंकर तब विदेश सचिव हुआ करते थे। उन्होंने सभी पक्षों से, सभी पार्टियों से बात की और शांति से बैठकर मामला सुलझाने की अपील की, मगर बात बनी नहीं। इसके बाद प्रदर्शन और बढ़ गए। प्रदर्शनकारियों ने भारत नेपाल बॉर्डर की नाकेबंदी कर दी, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। अक्टूबर 2015 में केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत जानबूझकर नेपाल की नाकाबंदी कर रहा है। भारत ने इसका खंडन किया, कहा कि प्रदर्शन की वजह से सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसके बाद हालात और खराब हुए। इस बीच केपी शर्मा ओली ने चीन से नजदीकियां बढ़ा ली। कुछ महीने दोनों देशों के रिश्ते तल्ख रहे। फरवरी 2018 में केपी शर्मा ओली दोबारा प्रधानमंत्री बने। मई 2020 में ओली सरकार ने नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया। उन्होंने काला पानी समेत भारत के कुछ और हिस्सों को नेपाल का बता दिया। इससे भारत नाराज हुआ। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। जब ओली की सरकार गई तब उन्होंने आरोप लगाया था कि मुझे काला पानी विवाद के चलते प्रधानमंत्री पद से हटाया गया। अब केपी शर्मा ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनकी वापसी का भारत नेपाल संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? क्या भारत को चिंता करने की जरूरत है? ये सवाल हमने पूछा भारत नेपाल संबंधों के जानकार और लेखक अतुल ठाकुर से। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन जरूर है। केपी शर्मा ओली जी का ये चौथा टर्म होने जा रहा है। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंडिया को लेकर चेक कर रहा है, काफी जिसपे कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स वो देते आए हैं। कुछ अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे जो कभी फुलफिल नहीं हो पाए। तो ये जो अभी उनकी जो वापसी हुई है वो कोई मैंडेट के थ्रू नहीं हुई है, वो एक अरेंजमेंट है। लेकिन वो सिग्नल दे रहे हैं कि इस बार उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी, न्यूट्रल होगी। जो लेटेस्ट कई रिपोर्ट्स आए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पब्लिश किया है, तो उसमें वो लगातार अस्योर कर रहे हैं इंडिया को, सिग्नल दे रहे हैं कि दिस टाइम ही इज द चेंज्ड पर्सन। एंड इवन इन नेपाल पीपल आर रियली थिंकिंग दैट ही विल बी द चेंज्ड पर्सन। तो लेट्स सी। वैसे यदि ट्रेड कॉर्पोरेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। कभी कभार हिकअप्स हो सकते हैं क्योंकि उनका एक एग्रेसिव नेशनलिस्टिक स्टैंड रहा है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। पिछले 15 वर्षों में 13 प्रधानमंत्री बदले हैं। वहां पर नेपाल में स्थिर सरकार क्यों नहीं बन पा रही है? बार बार सत्ता परिवर्तन की वजह क्या है? नेपाल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे से समझते हैं। एक तो नेपाल के पॉलिटिक्स में सबसे ड्राइविंग प्राइमरी जो ड्राइविंग इंटेंट है वो पावर है। इसलिए हमेशा बिना प्रिंसिपल, बिना कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा, पार्टीज ये तय करते हैं कि कैसे पावर में जाए। इसलिए ये शिफ्ट होता रहता है। आज
उनके साथ अलायंस में रहेंगे, कल उनका विरोध करना शुरू करेंगे, दूसरे के साथ अलायंस में रहते हुए दूसरे के साथ ये शुरू करेंगे फिर न्यू इक्वेशन। इसी का एक कारण है कि 17 साल में, पास्ट 17 ईयर्स में शायद ये 18th गवर्नमेंट है। केपी शर्मा ओली की पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही है, उनका राजनीतिक झुकाव किस तरफ है? देखिए ये आई थिंक वो 73 है उनका एज। 14-15 ईयर्स की उम्र से वो प्रोमिनेंस में आए। नक्सलाइट मूवमेंट जो उस समय नक्सलबारी का ये बिल्कुल उसकी इस तरफ नेपाल की तरफ के है झापा से, तो उनका पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुआ किसी आदमी का क्लास एनिमी उनका हत्या करके शुरू हुआ। इसके वो ही वाज कन्विक्टेड, उनका कन्विक्शन हुआ मर्डर केस में, और उन्होंने ये भी किया। लेकिन जब पॉलिटिकल चेंजेस हुआ तो रॉयल पार्डन इनको मिला 80s में। तो फिर उस समय तक पॉलिटिकल पार्टीज बैन थे नेपाल में। तो जब 1991 से इनको मिड 80s से पहले ही रॉयल पार्डन मिला, तो फिर इसके बाद ये लोग पॉलिटिकल पार्टी भी 1991 के चेंज से पॉलिटिकल पार्टी नेपाल में उनको लीगलाइज किया गया, दे कुड डेमोक्रेटिकली फंक्शन। उसमें केपी ओली सेकेंड रैंक लीडर्स की तरह पॉलिटिक्स में आए। लेकिन जल्दी एक जैसे मदन भंडारी बहुत यंग ब्राइट लीडर थे, उनका एक मिस्टीरियस डेथ हुआ रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद ये लोग इमर्ज करके केपी ओली, माधव नेपाल आगे आए और पार्टी के ये चेयरमैन है। वो एक दशक से ज्यादा वो है, और पार्टी बिल्कुल अभी नेपाल में जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं ना, पार्टीज में इंटर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है तो लीडर बहुत ही मजबूत होता है। वो केवल ओली एक्सेप्शन नहीं है। अपने पार्टी में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, उसमें वो पार्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शेरबहादुर देउवा अपने पार्टी नेपाली कांग्रेस में उसी तरह से स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो एक तरह का मतलब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन उनके हाथ में रबर स्टैंप होता है। तो ओली इसलिए बहुत ही मजबूत है अपने पार्टी में। और दूसरे ओली और लीडर से इस सेंस में भिन्न है कि वो काफी स्मार्ट है, अच्छा स्टडी करते हैं, अपने को आर्टिकुलेट कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अनपॉपुलर डिसीजन भी ले सकते हैं, हालांकि वो डिसीजन से कभी कंट्री को घाटा भी हो। नई सरकार केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा की पार्टियों के गठबंधन से बनी है। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। उन्होंने किन शर्तों पर साथ आने का फैसला किया और नई सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? देखिए, जो 2 जुलाई मिडनाइट में इन लोगों ने एक डील साइन किया, मिडनाइट डील बोलते हैं, और उसमें क्या है ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन उसका मेन मुद्दा, जैसे मैंने बोला था, जो पॉलिटिकल पावर को परस्यू करने के लिए एक साथ आते हैं। और ओली ने जब देउबा के साथ ये साइन किया 7 पॉइंट एक अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट, उस समय तक वो प्रचंड के साथ अलायंस में थे। और शायद उससे 3-4 दिन पहले जब इन लोगों की बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को बहुत लंबा पॉलिटिकल यात्रा साथ तय करना है, चाहे हेवन हो हेल हो, हम लोगों को साथ चलना है। लेकिन उसका बेसिकली उसको पंक्चर अर्थ में पृथ्वी में किया। हेवन और हेल तो नहीं गए साथ साथ, लेकिन कुछ दिन में ही। इसलिए मैंने ये बहुत ही नेपाली पॉलिटिक्स का डाउनफॉल इससे हुआ कि लीडर्स का क्रेडिबिलिटी, उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं आम जनता। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी पाकिस्तान से है। संक्षेप में बता देते हैं, विस्तार से बाद में। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 15 जुलाई को सूचना मंत्री अता तरार ने यह ऐलान किया। तरार ने कहा कि अगर पाकिस्तान को सही दिशा में आगे बढ़ना है तो ये पीटीआई के साथ संभव नहीं है, उनके साथ नहीं हो सकता। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि।